हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 होम साइंस चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता संरक्षण। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से उपभोक्ता है। एक वस्तु का उत्पादक किसी दूसरी वस्तु का उपभोक्ता है। फिर भी आज उपभोक्ता कई अनाचारों का शिकार होता है। जहां एक ओर उपभोक्ता के लिए सीमित साधनों में आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक चुनौती है, वहां दूसरी ओर व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ जाती है। तो बच्चों, क्या है कि हम सब लोग, चाहे वो सामान बनाने वाला हो या सामान बेचने वाला हो या सामान खरीदने वाला हो, हर एक टाइम इंटरवल पे कोई ना कोई उपभोक्ता होता है जो मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल, किसी की फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, तो जब हम लोग कपड़े खरीदने जाएंगे तो हम उपभोक्ता होंगे और वो हमें बेचने वाला व्यापारी होगा। लेकिन जब वो अपना ज़रूरत का सामान खरीदने जाएगा तो उसे भी तो उपभोक्ता बनना पड़ेगा ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होता है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं के साथ ऐसे ऐसे अनाचार, मतलब कि गलत तरीके का व्यवहार होता है, उनको धोखा दिया जाता है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं होता है, ये हर जगह हो रहा है आजकल। और जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है। अब एक तो वैसे ही आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, साधन जो हैं वो सीमित हो गए हैं, बहुत लिमिटेड हो गए हैं। तो उसी में हमें अपना घर चलाना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हमारे साथ ये जो व्यापारी हैं ये भी धोखा करने लग जाएं तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखेंगे व्यापारी कौन कौन सी अलग अलग चालें अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी निम्नलिखित तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। जैसे कि वस्तुओं में मिलावट करके, वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर, दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करके, भ्रामक व असत्य विज्ञापनों द्वारा, नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा, घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा। सो बच्चों, ये कुछ तरीके हैं जिससे व्यापारी जो है उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि जो शुद्ध माल होता है उसमें नकली या कोई सस्ती ख़राब चीज़ मिला देते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भ्रामक लेबल लगा देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है, उस पर केस हो गया था, तो अब उसका नाम चेंज होकर ग्लो एंड लवली हो गया है। क्योंकि ऐसी जो क्रीम्स होती हैं ये हमें क्या दिखाती हैं कि क्रीम आपको 7 दिनों में गोरा कर देगी, 21 दिनों में गोरा कर देगी, जो कि सच नहीं होता। ठीक है। दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करके। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार जब हम फल वगैरह लेने जाते हैं तो जो उनके पास तराजू होता है उसके साथ उनके बट्टे तो होते हैं 500 ग्राम 1 किलो इन सब के, लेकिन वो कुछ पत्थर और ये चीज़ें भी रखते हैं, तो वो गलत है। ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। भ्रामक व असत्य विज्ञापन द्वारा ऐसे एडवर्टीजमेंट्स देंगे जो कि सच नहीं होते हैं। नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा सही असली चीज़ बोलकर हमें नकली वस्तु बेच देंगे। और घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा अच्छी चीज़ दिखाकर हमें ख़राब चीज़ दे देंगे। सबसे पहले जानते हैं वस्तुओं में मिलावट जो करते हैं उसके बारे में। बाजार में वस्तुओं की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई तथा अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी वस्तु में मिलावट करके बेचते हैं। मिलावट चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर की जाए, यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। प्रायः बाजार में बेचे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, दूध, मिष्ठानों, मसालों व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना होती है। अतः खरीदारी करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी वस्तुओं में मिलावट करते हैं। कई बार तो ये मिलावट अनजाने में हो जाती है, लेकिन कई बार ये जानबूझकर की जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर एक बुरा असर डालती है। और किन किन चीज़ों में ये मिलावट की जाती है, जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, आटा, चावल, दूध, मिष्ठान, मतलब कि मिठाइयाँ हो गई, मसाले और डिब्बाबंद जो चीज़ें आती हैं, इन सब में ये मिलावट की जाती है। सेकंड है वस्तुओं पर अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर। एक अच्छे लेबल द्वारा उपभोक्ता को उस वस्तु विशेष के बारे में सरल भाषा में सही जानकारी मिलनी चाहिए तथा लेबल को उसकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन बच्चों, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि उत्पादक जो होते हैं या तो वो इनकम्प्लीट लेबल लगा देते हैं, अपूर्ण लेबल लगा देते हैं जिसमें पूरी जानकारी नहीं होती।
या फिर क्या करते हैं, ऐसा भ्रामक लेबल लगा देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जो प्रचलित वस्तुएं होती हैं, जो ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं, वैसा लोकल लेबल बनाकर थोड़ा सा उसमें स्पेलिंग अलग कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों, जो कंपनी है बिस्लेरी, बिस्लेरी की पानी की बोतल आती है ग्रीन कलर की, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा बस में, ट्रेन में, हमें अलग अलग स्पेलिंग्स की बॉटल्स मिलती हैं, उसी शेप में, उसी पैकेजिंग में, बट स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो कुछ और स्पेलिंग होती है, जैसे कि बिल्लेरी, बिलसेरी। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे भ्रामक लेबल, अब जो लोग ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते, उन्हें लगेगा ये बिस्लेरी की बॉटल है, वो उसे ख़रीद लेंगे, बट वो बिस्लेरी की नहीं होती। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं कि अपूर्ण व भ्रामक लेबल लगाकर जो उत्पादक हैं वो हमें गुमराह करते हैं, उपभोक्ता को। अतः उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले उसके लेबल का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए तथा इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसका लेबल अपूर्ण अथवा झूठा मार्का वाला तो नहीं है। उपभोक्ता को चाहिए कि ज़रा सा भी भ्रम होने पर ऐसी वस्तु ना खरीदे। इसके बाद है दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करके। कुछ विक्रेता अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को या तो कम तोलते हैं, या फिर कुछ ऐसे नकली चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे सामने हमें लगेगा भाई 500 किलोग्राम का बट्टा है, 500 ग्राम का बट्टा है, इसमें इतनी ही चीज़ आ रही है, बट वो कुछ ऐसा अपने जो तोल का सामान है, जो तराजू है, उसमें कुछ ऐसा घपला करते हैं जिससे कि वो 500 की जगह हमें कम सामान मिलता है। अब ये कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। विक्रेता मानक तोलने वाले बाटों का प्रयोग करने की अपेक्षा नकली व देसी बाटों जैसे पाव, सेर, ईंट, पत्थर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे बर्तन यूज़ करते हैं जिनके तले ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जो राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो तेल निकालने के कैन होते थे पहले, अब तो चेंज हो गए हैं काफ़ी हद तक। पहले क्या होता था, जो तेल निकालने के कैन होते थे, उनको जब हम उल्टा अगर नीचे से देखें तो वो अंदर की तरफ घूमे हुए होते थे, ऊपर की तरफ उठे हुए होते थे। तो देखने में हमें लगता था कि इसमें जितना ये कैन दिख रहा है इतना तेल आएगा, लेकिन उसमें कम तेल आता था। इस तरह से उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है। विक्रेता ऐसे हाथ वाले तराजू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे वाले तराजू का प्रयोग करते हैं जिसमें डंडी, सुई, पलड़े आदि ठीक नहीं होते, जिससे वस्तु कम तुलती है, या फिर तोलते समय उसमें अंगूठा लगाकर कम तोलते हैं। ज़्यादातर विक्रेता क्या करते हैं कि डब्बे लिफाफों का वज़न भी उस साथ में ही तोल देते हैं, जिससे कि उपभोक्ता को जो खाद्य पदार्थ है वो कम मिलता है। या फिर उत्पादक पैक किए हुए पदार्थों के डब्बे व शीशियों को ऐसे आकार का बनाते हैं कि जिसमें वस्तु के भार व नाप का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। मोटे तले वाली चीज़ें बनाते हैं, लंबी और पतली आकार की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें हमें लगता है तो ज़्यादा भरी हुई है, बट लेकिन असल में वो चीज़ कम होती है। भ्रामक व असत्य विज्ञापनों द्वारा। बच्चों, उत्पादनकर्ता क्या करते हैं कि अपने जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जूस है, उसको अगर वो बेचना चाहते हैं कि हमारा जूस ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऐड बनाएंगे, विज्ञापन बनाएंगे, जो टीवी में आएगा, अखबार में आएगा। जब लोग उसे देखेंगे तो लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये उत्पादनकर्ता ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भ्रामक और असत्य विज्ञापन बनाते हैं, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा झूठ डाल देते हैं, इस तरह से लोगों को लुभाते हैं जो असल में सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल दिया था कि आपको 7 दिन में गोरा करेगी क्रीम, 21 दिन में गोरा करेगी, जैसा जो कि असल में नहीं होता है। इसके बाद है नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा। बाजार में कुछ वस्तुओं की मांग अधिक होती है क्योंकि वो अपने गुणों के कारण उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो जाते हैं। इस लोकप्रियता व अधिक मांग का लाभ उठाने के लिए उत्पादनकर्ता वैसी ही मिलती जुलती वस्तुएं बनाकर उसी नाम से बेचने लगते हैं। प्रायः उपभोक्ता के लिए असली और नकली वस्तु में पहचान करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए बाजार में नकली पाउडर, क्रीम, शैम्पू आदि प्रयोग की हुई असली पैकिंग में भरकर बेचते हैं। तो बच्चों, ये भी बहुत होता है और अलग अलग तरीके से होता है जहाँ पे नकली वस्तुएं बेची जाती हैं असली कहकर। आपको भी पता होगा, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फेमस होती हैं क्योंकि वो अच्छा काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर्फ एक्सेल, एक सर्फ़ आता है, ठीक है। सर्फ एक्सेल जो है एक अच्छी कंपनी है, उसका अगर हम सर्फ़ यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये हम अपने कपड़ों पे यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब ये उत्पादनकर्ता जो होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अब सर्फ एक्सेल तो आता है महंगा,
तो जो विक्रेता है उसे भी महंगा ही पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, सर्फ एक्सेल जैसी पैकिंग में नकली सर्फ भरकर बेचते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी और वो उस पर अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो रहा है। वो असली चीज़ का पैसा देके उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें नकली चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विक्रेता उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं। कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि बिल्कुल असली पैकिंग होती है, सब कुछ बिल्कुल असली होता है, लेकिन बहुत सस्ता मिल रहा होता है। तो हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि इतना सस्ता ये कैसे मिल सकता है। तो वो क्या होता है बच्चों, जो किसी भी फेमस ब्रांड की पैकिंग होती है, डब्बे होते हैं, उन्हीं डब्बों को यूज़ करके उसमें नकली चीज़ भरी जाती है और इन्हें बिल्कुल नया जैसा बना दिया जाता है। तो उससे हमें हमें बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम सही असली और नकली की पहचान कैसे करें, और इसी तरह विक्रेता हम लोगों को धोखा देते हैं। इसके बाद है घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री द्वारा। कई बार बड़ी मिलें अथवा कारखाने अपने उत्पादन में से अच्छी किस्म का छटा हुआ माल बाजार में बेचने के बाद बचा हुआ थोड़ा घटिया किस्म का माल सस्ते दामों पर दुकानदारों को दे देते हैं। ये दुकानदार अधिक लाभ कमाने के लिए इस घटिया माल को भी अच्छा कहकर महंगा बेचते हैं। इसी प्रकार दिखने में एक से फर्नीचर में सस्ती किस्म की लकड़ी या लोहे की पतली चादर का प्रयोग करके उत्पादनकर्ता अपनी लागत कम करके अपने लाभ का अंश बढ़ा लेते हैं। सो बच्चों, ऐसा होता है कई बार, जैसे कि कपड़ों की मिलें हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो अच्छा कपड़ा है, अच्छी तरीके से बना हुआ है, वो तो बिक जाएगा अच्छे रेट में, लेकिन जो उनके डिफेक्टेड पीस होते हैं, कई बार गड़बड़ी हो जाती है कुछ चीज़ बनाने में, तो वो तो वेस्ट है उत्पादनकर्ता के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसे सस्ते में बेच देते हैं, कि दुकानदारों को कहते हैं भाई ये सस्ते में ले जाओ। अब दुकानदार क्या चालाकी करते हैं, वो उसी सस्ते माल को बढ़िया वाले माल में मिलाकर अधिक लाभ कमाने के लिए उस घटिया माल को भी अच्छा कहकर बेच देते हैं। अब क्या होता है, इसमें धोखा किसको मिल रहा है, उपभोक्ता को धोखा मिल रहा है। वो पैसे तो बढ़िया के दे रहा है, लेकिन उसे ख़राब चीज़ मिल रही है। ऐसे ही फर्नीचर में क्या होता है कि ऊपर से तो अच्छा बना देंगे, बट अंदर सस्ती किस्म की लकड़ी यूज़ कर लेंगे, लोहे की पतली चादर यूज़ कर लेंगे, जिससे कि विक्रेता की तो लागत कम हो गई क्योंकि उसने घटिया माल यूज़ कर लिया, लेकिन उपभोक्ता को पूरा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, व्यापारी वर्ग की इन धोखाधड़ी वाली चालों को देखते हुए प्रबुद्ध उपभोक्ता वही है जो विज्ञापनों के प्रभाव में आए बिना विश्वसनीय दुकान से खरीदी जाने वाली वस्तु का लेबल ध्यान से पढ़कर ही खरीदे। तो एक तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसी दुकानें देख लें जहाँ हमें पता है कि ये लोग ख़राब माल नहीं बेचते, अच्छा माल ही हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उन दुकानों की पहचान कर लें और हमेशा वहीं से सामान खरीदें। और दूसरी चीज़, कभी भी भ्रामक विज्ञापनों के उसमें ना आए। ठीक है, पूरे अच्छी तरह से लेबल पढ़ें, जानकारी लें और उसके बाद ही सामान खरीदें। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। सो बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग चालें विक्रेता जो हैं वो यूज़ करते हैं उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए। तो उसी चीज़ में ये धोखाधड़ी जैसे हमारे भारत देश में भी होती है, तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें से जो एक प्रमुख है उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अधिनियम और इसी से जुड़ी संस्थाएँ। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, जो 1954 में आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बाजार में बिकने वाले लगभग सभी खाद्य पदार्थों के लिए न्यूनतम मान्य नियम दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों के इन न्यूनतम गुणों को बनाए रखना अति आवश्यक है, और जो खाद्य पदार्थ न्यूनतम मान्य नियमों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें मिलावटी खाद्य पदार्थ कहा जाता है। सो बच्चों, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि भाई बाज़ार में जो भी खाने की चीज़ बिक रही है उसके कुछ मान्य नियम हैं कि आपकी चीज़ इन इन चीज़ों पे खरी उतरनी चाहिए, तभी आप उसे बाज़ार में बेच सकते हो। अगर वो इन सब में फ़ेल हो जाएगी तो उसे मिलावटी पदार्थ कह दिया जाएगा। अब ये खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ को रखना और बेचना वर्जित है। कोई भी विक्रेता मिलावटी पदार्थ ना तो अपनी दुकान में रख सकता है, ना ही बेच सकता है। केसरी दाल बेचना या केसरी दाल को अन्य दालों में मिलाकर बेचना वर्जित है। बच्चों, केसरी दाल एक ऐसी दाल है जो इंसानों के खाने के लिए नहीं होती, जो जानवरों को खिलाई जाती है। अगर इंसान इसे खाएं तो इंसानों में पैरालिसिस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना लकवा मारना। लकवा मार सकता है, बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तो इसलिए इंसानों के खाने के लिए ये दाल नहीं बनी है। लेकिन विक्रेता क्या करते हैं, अधिक मुनाफा कमाने के लिए अरहर की दाल में, चने की दाल में केसरी दाल मिला देते हैं और उसको बेचते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये बेचना वर्जित है।
खाद्य पदार्थों में वर्जित कृत्रिम रंगों, रासायनिक परिरक्षकों एवं कृत्रिम मिठास का प्रयोग करना वर्जित है। सो बच्चों, एक दूसरा नियम यह है कि जो कृत्रिम ऐसा रंग होता है जो नकली रंग है और जो खाने लायक नहीं है, वो रंग खाने में यूज़ करना, केमिकल्स यूज़ करना, और नकली मिठास जो होती है, नकली चीनी, केमिकलाइज जो केमिकल वाली चीनी होती है, उसे भी यूज़ करना वर्जित है। अनुमोदित कृत्रिम रंगों व रासायनिक परिरक्षकों को निर्धारित मात्रा में से अधिक मात्रा में प्रयोग करना वर्जित है। बच्चों, कुछ ऐसे रंग होते हैं जो खाने लायक होते हैं, तो उनको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको भी एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो वर्जित है। और जो मरे हुए पशु पक्षियों का मांस बेचना भी वर्जित है। तो ये कुछ नियम हैं जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अंतर्गत आते हैं। फिर इस अधिनियम में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी उपभोक्ता को लगता है कि इस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उसने ख़रीदा कहीं से और उसे लगता है कि इसमें मिलावट है, तो वो उसका नमूना लेकर खाद्य अपमिश्रण विभाग में दे। अगर उसमें मिलावट होगी तो बेचने वाले, बनाने वाले और जो भी उससे रिलेटेड इन्वॉल्व होंगे लोग, उन्हें 2 महीने से 6 साल तक की सज़ा हो सकती है जेल की, और 500 रुपये से लेकर 2000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर अपराध बड़ा है, जैसे उससे अगर किसी की जान चली गई है खा के या कुछ ऐसा है, तो उसके बाद उससे बड़ी सज़ा भी इसमें हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार करने के बाद दोबारा इस जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे और बड़ी सज़ा मिलती है। मिलावटी पदार्थ के उपयोग से यदि किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो अपराधी को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सो बच्चों, जो ये पहला वाला था, इसमें कुछ और बदलाव किए गए, इसे और बेहतर बनाया गया, और 1986 में एक और अधिनियम निकाला गया। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण समितियां संगठित की। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करना था और उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करना था। तो बच्चों, इस वाले अधिनियम में क्या हुआ, उपभोक्ता के कुछ अधिकार बताए गए और कहा गया कि ये अधिकार हर उपभोक्ता के पास होते हैं और इनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता इनके साथ। आइए जो ये अधिकार हैं इनके बारे में जानते हैं। सो बच्चों, ये जो अधिनियम था 1986 वाला, इसमें 6 अधिकार बताए गए जो कि अब हम जानेंगे। पहला है सुरक्षा संबंधी अधिकार। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वे जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादनों पर रोक लगाएं। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो किसी के जीवन पर संकट ला सकती है, कोई भी हानिकारक चीज़ बिक रही है, तो उपभोक्ता को ये अधिकार है कि उसकी शिकायत करे और उस पर रोक लगाए। नेक्स्ट है सूचना संबंधी अधिकार। उत्पादनों की गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर एवं मूल्यों के बारे में पूर्ण जानकारी पाना हर उपभोक्ता का अधिकार है। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो कैसी बन रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें मिलावट तो नहीं है, ठीक है, और उसके क्या उसका प्राइस है, ये सारी जानकारी हमारा अधिकार है। इसके बाद है चयन संबंधी अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वे उपलब्ध किस्मों में से अपनी पसंद की उपयुक्त वस्तु का चयन करके उसे खरीद सके। जैसे कि अगर हम बाज़ार में जा रहे हैं, हमें वहाँ पे 4 तरह की जो है चीज़ मिल रही है सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती। अगर हम बाज़ार में जा रहे हैं, हमें 4 तरह की कंपनी की चाय की पत्तियाँ मिल रही हैं, तो बेटा ये हमारा अधिकार है कि हमें कौन सी लेनी है, ये हम डिसाइड करें। ऐसा नहीं होगा कि विक्रेता हमें कोई सी भी दे दे कि आप ये वाली ले जाओ, ये वाली नहीं। ये हमारा अधिकार है कि हमें चूज़ करने का अधिकार है कि हमें कौन सी लेनी है। इसके बाद है सुनवाई संबंधी अधिकार। उपयुक्त मंच पर शिकायत करने पर उपभोक्ता के हितों पर ध्यानपूर्वक विचार होना उपभोक्ता का अधिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लेन करने का ये एक ऑप्शन इसमें होता है अधिनियम में, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी अधिकार है कि अगर हम कहीं पर शिकायत करते हैं कि हमारे किसी भी हित का जो है, किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये हमारा अधिकार है कि हमारी शिकायत पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए और एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कारण हुई भी किसी प्रकार की क्षति को पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मिलावट की गई चीज़ से कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसका यह अधिकार है कि उसकी उस नुकसान की भरपाई की जाए।
लास्ट है ज्ञान संबंधी अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उपभोक्ता के रूप में उसे अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी मिले। सो बच्चों, ये हम सबका अधिकार है कि हमें हमारे अधिकार बताए जाए, हमें उसकी पूरी जानकारी दी जाए, और हम अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है हम उसकी कैसे शिकायत कर सकते हैं, क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानकारी हमें मिले, इसका हमें पूर्ण अधिकार है। ठीक है बच्चों, अब ये जो अधिनियम थे, इनके अंतर्गत कुछ और ऐसी संस्थाएं आती हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में और हितों के बारे में काम करती हैं। जैसे कि एक है FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। भारत सरकार ने फल व सब्जियों से बने तैयार खाद्य पदार्थों की बिक्री से संबंधित मान्य नियम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बनाए, जो सन 1955 में जारी हुए थे। इस आदेश के अंतर्गत फल व सब्जियों को संरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखानों को FPO का लाइसेंस लेना तथा FPO का मार्क अपने तैयार संरक्षित खाद्य पदार्थों के लेबल पर लगाना अनिवार्य है। तो बच्चों, इसमें क्या था कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सब्जियों से और फलों से बनाई जाती हैं, जैसे कि, और जो मतलब ज़्यादा दिन प्रोसेस्ड फूड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जो ज़्यादा दिन रखने के हिसाब से बनाई जाती हैं, उस पे FPO का मार्क होना ज़रूरी है, और FPO का लाइसेंस ऐसे कारखानों को लेना ज़रूरी है। इस आदेश के अनुसार कारखानों के मालिकों को अपने कारखानों व उसके आसपास की स्वच्छता तथा कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बच्चों, इसमें एक ये नियम था कि कोई भी जहाँ पे ये काम हो रहा है, जहाँ पे खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा सारा काम होना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद है कारखाने में संरक्षित खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय न्यूनतम मान्य नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जो न्यूनतम मान्य नियम बनाए गए हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, उनको मानना बहुत ज़रूरी है। उसके माने बिना काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट था संबंधित अधिकारी समय समय पर कारखानों का निरीक्षण तथा तैयार खाद्य पदार्थ की जांच कर सकते हैं। कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है और जांच की जा सकती है। तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर घटिया पाए जाने पर जो मालिक है उसे चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा, और उस कोड के माल में जितनी भी चीज़ें बनी हैं सबको रद्द कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और किसी भी समय तैयार खाद्य पदार्थ का स्तर उत्तम ना होने पर लाइसेंस भी जब्त करा जाएगा। और ये जो FPO है, इसके अंतर्गत कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? प्रोसेस फूड, फल और सब्जियां, जैसे कि जो डिब्बों और बोतलों में आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कैंड फ्रूट्स आते हैं, पाइनएप्पल, चेरीज़, ठीक है, फिर जो फ्रूट जूसेस होते हैं, स्क्वैशेस आते हैं, वो सब इसमें आता है। फलों के रस जो होते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं FPO के अंडर। जैम, जेली, मार्मलेट, स्क्वैश, ये सब जो फलों से और सब्जियों से बनते हैं ये आते हैं। अचार, चटनी, मुरब्बे आते हैं। ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और जो जमे हुए फल और सब्जियों का रस वगैरह होता है वो आता है। शरबत वगैरह आते हैं, और सिरका भी आता है। सो बच्चों, ये तो हो गई FPO की बात। अब हम करेंगे एक और ऐसे ही मार्क की बात, जिसे हम कहते हैं ISI। भारतीय मानक ब्यूरो कारखानों में बने खाद्य पदार्थों व उपकरणों के लिए मानक निर्धारित करता है तथा इन मानकों के अनुरूप तैयार उत्पादनों पर ISI मार्क लगाने के लिए लाइसेंस भी देता है। बच्चों, भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है? कारखाने में जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कुछ खाद्य पदार्थ भी होते हैं, उनके लिए एक मानक निर्धारित करता है, और इसी मानक के अनुरूप उनको ISI मार्क करने का लाइसेंस देता है। और इस ब्यूरो के जो अधिकारी होते हैं वो समय समय पर इन कारखानों का निरीक्षण करते हैं। अगर कोई भी माल घटिया पाया जाता है तो उसकी बिक्री पर रोक लगाते हैं, और अगर किसी माल से रिलेटेड उपभोक्ताओं की शिकायत मिलती है तो उस पर लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अब ISI मार्क में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? जैसे कि जो हमारा नमक होता है, कस्टर्ड पाउडर होता है, अरारोट मतलब कि कॉर्नफ्लावर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, कोको पाउडर होता है, बिस्किट्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ होती हैं, पाउडर दूध होता है, कंडेंस दूध होता है, बच्चों का जो दूध का पाउडर होता है या दूध से बना खाना होता है, कॉफ़ी, आइसक्रीम, वनस्पति घी, ये सारे ISI मार्क के अंतर्गत
आते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो हमारी आयरन होती है, प्रेस होती है, फ़ैन होता है, केटल्स होती हैं, जग, चूल्हा, मिक्सी, स्विच, जितने भी बिजली से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सब, प्रेशर कुकर, और जब हम गैस पे जो खाना बनाते हैं, गैसीय चूल्हा, ये सब आईएसआई के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऐसा ही एक और मार्क है जो है एग मार्क। एग मार्क बच्चों आपको नाम से समझ आ रहा है, एग और मार्क मतलब कि एग्रीकल्चर मार्क। एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, किसानी से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। कृषि संबंधी सामान यहाँ पे आता है। भारत सरकार का बिक्री एवं निरीक्षण विभाग कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों को उनके स्तर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करता है। ग्रेड 1 अति उत्तम, ग्रेड 2 उत्तम, ग्रेड 3 अच्छा, ग्रेड 4 सामान्य। इस विभाग के अधिकारी समय समय पर कारखानों में तैयार माल का निरीक्षण करते हैं और खाद्य पदार्थ के उत्तम स्तर को बनाए रखते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायत मिलने पर निरीक्षण द्वारा कुछ गलती पाने पर जो एगमार्क खाद्य पदार्थ न्यूनतम स्तर पर पाया जाता है, उस कोड के सभी पदार्थों पर रोक लग जाती है। और इसमें अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं बच्चों? जैसे कि शुद्ध घी, मक्खन, खाद्य तेल, दालें, बेसन, आटा, पिसे हुए मसाले, शहद, ये सब एग मार्क के अंतर्गत आता है। आईएसआई मार्क व एग मार्क उत्पादनकर्ता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि जहां प्रमाणित खाद्य पदार्थ उपभोक्ता को अच्छी किस्म की गारंटी देते हैं, वहीं उत्पादनकर्ता को उसके उत्पादन की ज़्यादा बिक्री में भी सहायता करते हैं। आज आवश्यकता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों की पहचाने और संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। सो बच्चों, ये जो मार्क्स है, आईएसआई हो गया, एग मार्क हो गया, एफपीओ हो गया, ये उपभोक्ता के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो बना रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के लिए तो इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अगर हम ये मार्क देखेंगे, कोई भी चीज़ हम लेने जाएंगे, हम उस पर ये मार्क देखेंगे, भाई आईएसआई वाला मार्क है, एफपीओ है, एग मार्क है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ अच्छा ही होने की गारंटी इसकी है। ठीक है। और उत्पादनकर्ता के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि जब वो उसका सामान मार्केट में बिकने के लिए आएगा, एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे मार्क नहीं है और एक ऐसा है जिस पे मार्क है, तो उपभोक्ता वही खरीदेगा जिस पे मार्क होगा, तो ऐसे उसकी जो चीज़ है वो ज़्यादा बिकेगी। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने और उन अधिकारों की रक्षा भी करे।